नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया की, यानी कि अपच। ये एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन पॉपुलेशन में बहुत ही प्रेवलेंट है, यानी कि ये लगभग 17 से 20% जनता में ये दिखती है। और जो मेजरली जो वर्किंग जनता है, जो 20 से 50 के एज ग्रुप की जनता है, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इन पेशेंट्स को अपच यानी कि इन्हें बार बार गैस होना, पेट फूला फूला लगना, ऊपर के पेट के हिस्से में दर्द होना, हमेशा नीचे से ज़्यादा गैस जाना, गैस में बहुत स्मेल होना, ऊपर से बार बार डकार लेना, पेट खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद फूला फूला लगना, ये सारी एक बेसिक सिम्टम्स हैं जो इन ऐसे पेशेंट्स को आती हैं। कई पेशेंट्स इनमें ऐसे भी होते हैं जिन्हें सीवियर सिम्टम्स आते हैं, जिन्हें बहुत भयंकर टाइप की रिफ्लक्स होती है, यानी कि छाती में जलन होता है, इन्हें उल्टी की सेंसेशन भी होती है, कई बार वॉमिटिंग भी होती है। और ये जब टेंशन के टाइम्स में होते हैं तो इन्हें हमेशा 24 घंटे उल्टी जैसा लगना, खाना नहीं खा पाना, अच्छे से खाना नहीं खाना, और इनके पेरेंट्स भी बार बार कंप्लेन करते हैं कि ये खाना नहीं खा पा रहा है या खा पा रही है। थोड़ा सा फीमेल्स में ये जनरली ज़्यादा देखा जाता है, बट आजकल मेल्स में भी ये उतना ही प्रेवलेंट है, स्पेशली हमारे भारतवर्ष में। और डिस्पेप्सिया में ऐसी कई बीमारियां और भी आ जाती हैं जो डिस्पेप्सिया जैसे ही प्रेजेंट करती है। ऐसे डिस्पेप्सिया 2 टाइप का होता है। एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड है। लेकिन एक दूसरा टाइप का डिस्पेप्सिया होता है जो ऐसे प्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम एंडोस्कोपी से हम अंदर जाते हैं तो उनमें कई तरह की बीमारियां निकलती हैं, जैसे कि उन्हें अल्सर्स हो जाते हैं, उन्हें अंदर में जो खाने की नलकी है या पेट की जो अंदर की जो एरिया है वो थोड़ी सी सिकुड़ी हुई रहती है। और बाद में हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं तो इन्हें स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, गुड़ाकू या किसी टाइप के व्यसन की हिस्ट्री मिलती है। और कुछ टाइप के कैंसर्स भी इनमें देखे जाते हैं। तो डिस्पेप्सिया हालांकि एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन हम जब सूक्ष्म तरीके से देखें तो इनकी जब हिस्ट्री लेते हैं, अगर इनमें से कोई भी पेशेंट्स एडिक्टेड हैं ऐसी तंबाकू या अल्कोहल को या सिगरेट को या पान मसाला या गुटखा आदि जो अभी प्रचलन में है युवाओं में, या कि उनको वेट लॉस हो रहा हो थोड़ा थोड़ा, उन्हें सिग्निफिकेंट लेवल पे भूख कम हो गई हो, उनकी हीमोग्लोबिन धीरे धीरे नीचे आ रही है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन 13 से 14 ग्राम की होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर 10 ग्राम से भी नीचे आ जाता है तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि तब तक वो बहुत ब्लड लॉस कर चुके होते हैं। और इन्हें अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, इनके इमीडिएट फैमिली में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स को, तो ऐसी सिचुएशंस में इनकी एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी होती है। और एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मुंह से एक कैमरा, यानी कि एक लचीली दूरबीन होती है, लचीली सी ट्यूब होती है, उसे हम मुंह से डालते हैं। और आधुनिक विज्ञान में इतने एडवांसेस हुए हैं कि ये जो एंडोस्कोप की जो साइंस है वो पिछले 50 वर्ष में इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि अब जो एंडोस्कोप्स आते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये समझ में ही नहीं आता कि ये गले के नीचे कब चले जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग अगर एंडोस्कोपी में हो तो हम इसे पेनलेस तरीके से कर सकते हैं। हम पेनलेस एंडोस्कोपी के लिए थोड़ा सा माइल्ड सेडेशन भी यूज़ करते हैं। और मैक्सिमम पेशेंट्स जितने भी आते हैं डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स लेके, वो सारे एंडोस्कोपी से डरे हुए होते हैं। उनकी खास डर होती है कि हमारे को गले में छिल जाएगा, अंदर से गले में कुछ फट तो नहीं जाएगा, एंडोस्कोपी के बाद मालूम नहीं मैं कैसा रहूँगा, मेरा अगला दिन कैसा निकलेगा, मैं सेम डे काम कर पाऊँगा कि नहीं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एंडोस्कोपी एक डे केयर प्रक्रिया है। ये महज 7 मिनट की प्रक्रिया है, और इन 7 मिनट्स में हम आपको ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा सेडेट कर देते हैं। और हम आधुनिक जो एंडोस्कोप्स है वो यूज़ करते हैं, और बिल्कुल ही पेनलेसली हम एंडोस्कोपी बिल्कुल 5 से 7 मिनट में आपकी पूरी एंडोस्कोपी हो जाती है, और आप सेम डे ही अपने घर जा सकते हैं। इनफैक्ट 1 से 2 घंटा आप क्लिनिक में बैठ के हम आपको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। एंडोस्कोपी से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
एंडोस्कोपी से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंडोस्कोपी से हम आपकी ईसोफेगस यानी कि खाने की नलकी की लाइनिंग देख लेते हैं, इसमें कोई मेजर रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा है, और अगर कोई मेजर रिफ्लक्स हो रहा है तो हम कुछ दिनों की थेरेपी देते हैं, और अगर ये रिफ्लक्स ठीक नहीं होता है तो आजकल दूरबीन पद्धति से ही इसकी सर्जरी हो जाती है, जो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, मेरे YouTube चैनल में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। गर्डेक्स नाम की एक सर्जरी होती है जो कि जिनकी गर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करती है दवाइयों को, उसमें वो एंडोस्कोपी से डे केयर में सर्जरी हो जाती है। इससे ईसोफेगस की लाइनिंग दिख जाती है, एंडोस्कोपी से स्टमक की जो लाइनिंग है वो पूरी अच्छे से दिख जाती है, और स्टमक की लाइनिंग में अगर कोई इन्फेक्शन है, जो कि मोस्ट कॉमनली एच पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया आता है, और ये बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है तो इसकी 2 हफ्ते में बड़ी आसानी से थेरेपी हो जाती है और पेशेंट उसके बाद बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे ही छोटी आंतड़ी की जो लाइनिंग है उसमें भी इन्फेक्शन होता है, उसमें छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं, कभी कभी इरोजन्स हो जाते हैं, और ऐसी सब जो बीमारियां हैं वो दवाई से बिल्कुल आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, बनिस्बत उनकी जांच सही तरीके से हो, हम उसकी डायग्नोसिस पे सही तरीके से पहुँचे, जिसमें एंडोस्कोपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। और अगर ये एंडोस्कोपी बिना दर्द के हो जाए तो फिर क्या कहने, क्योंकि अगर हमारी एक बेसिक जांच है, किसी आदमी को अगर खांसी हो रही है और हम उनका सीटी चेस्ट करते हैं तो हमें खांसी क्यों हो रही है उसकी जड़ तक हम पहुंच जाते हैं, और उसका इलाज फिर टीबी की दवाई या कोई और इन्फेक्शंस की दवाई दे के करते हैं। वैसे ही पेट की बीमारियों में एंडोस्कोपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, और मरीज़ इसको करवाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये बिना दर्द के नहीं हो सकता है, या इसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और कॉमन पब्लिक में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लेकिन अगर एक अच्छा एंडोस्कोपिस्ट आपकी एंडोस्कोपी करता है, जैसे कि मैंने एंडोस्कोपी की ट्रेनिंग इंडिया में ही नहीं इंग्लैंड में भी ली है, और पेनलेस एंडोस्कोपी कैसे करना है उसकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, तो अगर आपके डॉक्टर एंडोस्कोपी के लिए अच्छी तरह से ट्रेंड है तो एंडोस्कोपी बिना दर्द के भी हो सकती है। एंडोस्कोपी से हम डुओडेनम की लाइनिंग यानी कि छोटी आंतड़ी की पूरी लाइनिंग देख लेते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है जैसे पेशेंट्स को सीलिएक डिसीज़ हो जाता है, जिसमें वो गेहूं खाने से उनकी जो डुओडेनम की लाइनिंग है वो इन्फ्लेम हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाता है, और पेशेंट्स को ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, और जब हम उनका सही तरीके से इलाज करते हैं तो ये पेशेंट बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, इनकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो बढ़िया हील हो जाती है और पेशेंट के सिम्टम्स चले जाते हैं। तो एंडोस्कोपी की जो प्रक्रिया है वो अगर पेनलेसली हो जाए तो ये सारी बीमारियां बड़ी आसानी से पकड़ा सकती हैं और उनका सही तरीके से इलाज हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेजर बीमारियां हैं जो रूल आउट हो जाती हैं, जैसे कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें अल्सर की बीमारी होती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, तो अल्सर का तो हम दवाई से इलाज कर देते हैं, लेकिन कुछ एक अल्सर्स ऐसे होते हैं जो कैंसर भी हो सकते हैं, तो हम एंडोस्कोपी के जरिए वहाँ से टुकड़ा जाँच के लिए ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल पेनलेस होता है, और अगर किसी को कैंसर हो सकता है या कि कैंसर की बीमारी है तो वो तुरंत ही पकड़ा जाती है। इसके अलावा कई बार खाने की नलकी में कैंसर्स होते हैं, पेट में और छोटी आंतड़ी में भी कैंसर्स होते हैं, तो ये सारी बीमारियां बड़ी आसानी से एक अच्छी एंडोस्कोपी से पकड़ाई जा सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी हमने एंडोस्कोपी बिल्कुल पेनलेसली की है, और आप खुद उन्हें देख के अपना फीडबैक दें। कहाँ से हैं आप? मेरा से। कितनी उम्र है आपकी? 35। क्या परेशानी है आपको? पेट में दर्द और छाती में जलन। कितने दिनों से है ये परेशानी? ये मेरे को 3 महीना हो गए, और पेट में दर्द कम से कम 6 महीने। कहीं इलाज करा रहे थे आप? कहीं और इलाज करवाए थे, लेकिन कहीं मेरे को आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला? तो यहाँ कौन बताया आपको? यहाँ मेरे को किसी ने बताया, तो यहाँ आया था। अच्छा, तो यहाँ इलाज हुआ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पता चला आपको? क्या इलाज हुआ आपका? छाती का पाइप डाल के जो एंडोस्कोपी दिया था, और मेरे को पता भी नहीं चला और अच्छा भी लगा। अच्छा, तो एंडोस्कोपी हुआ है आपका? हाँ। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी दवाई वही डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है ना? हाँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से खाना है।